नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, आज से मैं यूपीएसआई, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे यूपीपी का हो, अन्य कोई एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उसका जो है कोई भी एग्जाम है, सबके लिए ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा समास। ठीक है, समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं दो भागों में पढ़ाऊंगा, पहला और दूसरा भाग। ठीक, पहले भाग में मैं आपको ऐसा समास पढ़ाऊंगा कि आपने आज तक ऐसा समास कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, और जितना पढ़ाऊंगा उसी से आएगा। जितना समास में पढ़ाऊंगा उसी से आएगा, और पढ़ाने के बाद आप मुझसे समास पढ़ना, और मुझसे पढ़ने के बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट हल करना, और देखना कि मेरे पढ़ाने के बाद आपके कितने क्वेश्चन समास में सही हो रहे हैं। तब आप मेरे पे कॉल मिलाना। मेरा नंबर है 7379823368। इस नंबर पर मिलाना कि आपको समास समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एजीटीए हो, चाहे शुगर केन हो, चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी 1 to 1 एग्जाम है, सबके लिए हिंदी सेम रहती है। लेखपाल के लिए बिल्कुल रामबाण रहेगा। तो आइए हम आज आपको पढ़ाएंगे समास। देखिए, समास समास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ठीक है, संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, ठीक, मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द सार्थक अर्थ निकलने वाला बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। ठीक, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। देखो, समास के जो है 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। मैं आपको जैसे जैसे ले चलूं, आप वैसे वैसे चलना। वादा है, अगर आपको समझ में ना आ जाए तो बेकार है पढ़ाना। तो देखिए, जो मैं पहला समास आपको बताऊंगा वो बताऊंगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ध्यान रखना, नंबर 1 ये है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। अब देखो, इसको कैसे पहचानोगे, इसकी पहचान भी देख लो। कैसे आप पहचान करोगे कि ये द्वंद्व समास है? ठीक, देखो, पहचान में क्या होता है, बीच में डैश लगा रहता है, जिसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। बीच में डैश लगा होगा जिसे योजक चिन्ह बोलते हैं। दो शब्दों के बीच में डैश लगा है तो द्वंद्व समास माना जाता है। लेकिन दो शब्दों के बीच में डैश लगा है, योजक चिन्ह लगा है, वो द्वंद्व समास माना जाएगा। उसकी भी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन कौन सी होती है? देखो, पहली बात, बीच में डैश लगा होगा, डन। दूसरी बात, विपरीतार्थक शब्द होंगे। विपरीतार्थक शब्द होंगे। विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द होंगे। कोई भी द्वंद्व आएगा समास, कोई द्वंद्व समास आएगा एग्जाम में, तो बीच में डैश लगा रहेगा और विलोम शब्द होंगे। जैसे हमने कहा अपना, पराया, आगे पीछे, माता पिता, भाई बहन, आकाश पाताल। मतलब विपरीतार्थक शब्द होंगे और बीच में डैश लगेगा, और जब विपरीतार्थक शब्द हों बीच में डैश लगे तो वहां पर द्वंद्व ही लगाना। क्या? द्वंद्व। देखो, इसका मतलब होता है और, समझ लेना बात को, इसका मतलब होता है और। कभी कभी ऐसा आता है कि द्वंद्व समास में अपवाद भी आ जाते हैं, अपवाद आ जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो, अपवाद, द्वंद्व समास के अपवाद, जैसे हमने कहा हरिहर, ठीक, हरिहर। जैसे हमने कहा देवासुर, जैसे हमने कहा बत्तीसी, जैसे हमने कहा छत्तीसी,
जैसे हमने कहा 25, ठीक, तो इसमें डैश नहीं है, लेकिन ये है द्वंद्व। कैसे? देखो, हरिहर, इस डैश का मतलब होता है और, हरिहर, हरि और हर, और निकला तोड़ने पर तो द्वंद्व। देवासुर, देव और असुर, और निकला भी इसमें, निकला कि नहीं, तो द्वंद्व समास। अब देखो 32, 36, 25, ये भी द्वंद्व है। कैसे? देखना, देखो मेरी बात को ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ध्यान से, अब यहां पर 11 से 19, इसी तरह हम आएंगे तो यहां पर 91 से 99, 81 से 89, ऐसे 71 से 79, ठीक है, 61 से 69, 51 से 59, 41 से 49, 31 से 39, 21 से 29, ठीक। अब देखना, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब 11 12 13 ये सारी गिनती, ये काउंटिंग, ये काउंटिंग है हूं, सब गिनतियां लिखी हैं, ध्यान रखना। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अब देखो ये द्वंद्व है। अब द्विगु की पहचान क्या है? एक द्विगु समास देख लो। द्विगु समास तो बहुत आसान है, प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। मतलब द्विगु समास की जो पहचान है वो होना चाहिए प्रथम पद संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची है, प्रथम पद संख्या का बोध करा रहा तो द्विगु समास में जाएगा। डन। अब देखो, अगर आपको ये वाली संख्याएं मिलती हैं, कौन सी? देख लीजिए, अगर आपको ये वाली संख्याएं मिलती हैं, ये वाली, ये वाली संख्याएं मिलेंगी, अगर आपको ये वाली संख्याएं लगाकर कोई उदाहरण देता है, ये वाली संख्याओं को लगाकर कोई उदाहरण देता है, तो वो होगा आपका द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। अगर ये वाली संख्याओं से कोई उदाहरण बनेगा तो द्विगु समास। अगर ये वाली संख्याओं से मिलकर, देखिए, ये वाली संख्याओं से मिलकर कोई उदाहरण बनेगा तो वो होगा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। मतलब 11 से 19, 21 से 29, इसी तरह 91 से 99 की बीच की संख्या से अगर कोई उदाहरण बनेगा तो वो होगा द्वंद्व समास। कैसे? देखिए, जैसे हमने कहा 32 कहा तो 31, 32, 33 ये वाली लाइन आएगी। तो 32 में अगर हम 32 को तोड़े तो क्या होगा? 30 और 2, 32 हुआ। तो और निकल रहा है, इसका मतलब और जहां पर निकले वो द्वंद्व समास। देखिए, 36, 30 और 6, 25, 20 और 5, निकला कि नहीं निकला? निकला। तो इस प्रकार यहां और निकल रहा है, इस प्रकार ये हो गया आपका द्वंद्व समास। मतलब इधर की ये संख्याएं, अगर इन संख्याओं से कोई उदाहरण बनता है तो द्वंद्व समास, इन संख्याओं से कोई उदाहरण बनेगा तो द्विगु समास। और द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। देख लो, जैसे हमने कहा दोपहर, द्वि निकल रहा है। हमने कहा तिराहा, 3 निकल। हमने कहा चौराहा, देखो समय संख्या निकल रही। हमने कहा पंचरात्र, हमने कहा षटभुज, देखो 6 निकल रहा, 5 निकल रहा। हमने कहा सप्त ऋषि, देखो 7 ऋषि निकल रहा। हमने कहा अष्ट छाप, हमने कहा अष्ट कवि, निकल रहा कि नहीं निकल रहा भाई? 8 कवि, अष्टभुज निकल रहा। हमने कहा 9 ग्रह, निकल रहा संख्याएं। हमने कहा शताब्दी, 100 वर्षों को शताब्दी बोलते हैं। तो इन संख्याओं से कोई अगर उदाहरण बनता है तो द्विगु समास, और इन संख्याओं से कोई उदाहरण बनेगा तो द्वंद्व समास होगा।
ध्यान रखना, भूलना नहीं। और सारे जो आपके किताब हो कोई, उसमें आप हल करिए, देखना सब यही है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो एक चीज और, द्विगु समास समझ में आ गया, ठीक है, और द्वंद्व समास समझ में आ गया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी समास पूछा जाता है, अगर कोई समास पूछा जाता है आपका, ठीक है, कोई भी समास पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये क्या बहुब्रीहि समास है, ये क्या बहुब्रीहि समास है। सबसे पहले आप चेक करेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे दशानन कौन सा समास है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, द्विगु, बहुब्रीहि। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कोई भी प्रश्न अगर समास से आता है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास की पहचान क्या है, बहुब्रीहि समास कैसे चेक करेंगे, आइए हम बहुब्रीहि समास की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब देखो बहुब्रीहि समास को चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं, बहुब्रीहि समास हमें एक नया अर्थ प्रदान करता है। मतलब हम अगर कोई शब्द बोलेंगे और उसका नया अर्थ आप समझ लेंगे अपने आप, हम कोई भी शब्द बोलें और उसका आप नया अर्थ समझ जाइए, तो वो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे हमने आपसे कहा दशानन, दशानन मतलब 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात 10 मुख किसके थे, रावण के। तो आप नया अर्थ समझ गए। हमने कहा मुरलीधर, मुरलीधर मतलब मुरली को कौन धारण करता है भाई, श्री कृष्ण। वीणा पाणी, अच्छा वीणा को कौन बजाता है भाई, सरस्वती। चक्रपाण, चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु। भाई देखिए चंद्रशेखर, चंद्रमा के समान शिखर किसका है, शंकर भगवान। नीलकंठ, नीलाकंठ किसका है, शंकर भगवान। मतलब मैं आपको कोई शब्द बताऊंगा, उसका आप नया अर्थ समझ जाएंगे, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा उदर किसका है, गणेश। समझ रहे हैं ना, जिसका भी नया अर्थ पता चले वो बहुब्रीहि समास होगा। अब यहां पर 10 संख्या है, अगर हमने कहा दशानन तो आप 10 संख्या है, तो यहां पे आप द्विगु नहीं लगाएंगे, यहां पे बहुब्रीहि लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दशानन का हमको मतलब है रावण, और सबसे पहले हम समास चेक करेंगे बहुब्रीहि समास। डन। आपको जब नया अर्थ पता चले तो वहां पर होगा बहुब्रीहि समास। मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए, समझ गए। अब ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास, ठीक। बहुब्रीहि हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया। अब जो है, अब मैं आपको जो है बताऊंगा अविभाव समास। अब मैं आपको अविभाव समास बताऊंगा, और अविभाव समास बहुत ही सरल, इतना सरल अविभाव समास है कुछ कहने को नहीं। आइए हम आपको बताते हैं अविभाव समास। इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा, ठीक। अविभाव समास, आइए हम अविभाव समास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अविभाव समास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है अविभाव समास। अब यहां पर मैं आपको उपसर्ग भी सिखा दूंगा कि उपसर्ग आप कैसे लगाते हैं। देखिए नंबर 4 अविभाव समास, अविभाव समास। अब यहां पर क्या होता है, अव्यय। अविभाव समास प्रथम पद अव्यय होता है, ध्यान रखना, पहचानने के तरीके मैं बता रहा हूं आपको, जिंदगी में नहीं बोलेंगे। प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, ठीक। या आप ये समझ लीजिए कि जितने भी अविभाव समास होंगे उसमें उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा। बिना उपसर्ग के अविभाव समास नहीं होता है। प्रथम पद अव्यय होगा, प्रथम पद बार, अव्यय मतलब बार बार आएगा, प्रथम पद बार बार आएगा। 2 पद होंगे, जैसे हमने कहा प्रतिदिन, देख लो पहचान लो, जैसे हमने कहा प्रतिदिन, तो देखो इसमें 2 पद, प्रथम और द्वितीय, पहचान लो, ऐसा कोई नहीं बताएगा। प्रतिदिन 2 पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक। अब ये प्रति है, प्रथम पद। क्या आप प्रथम पद से कोई दूसरा शब्द बना सकते हैं? अगर आप दूसरा शब्द बना सकते हैं तो वो अविभाव, जैसे प्रतिपल,
प्रतिकार, प्रतिक्षण, देखो कई शब्द बन गए। और इसमें उपसर्ग कौन है? प्रति। जब आप जो है किसी शब्द में उपसर्ग लगा है तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। अगर प्रथम पद से आप एक से अधिक शब्द बना पा रहे हैं तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। देख लीजिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने कहा यथा समय। अब यथा समय दो पद, क्या यथा से आप दूसरा शब्द बना लोगे? अगर बना लोगे तो अव्ययीभाव। यथा शीघ्र, यथा कथित बन रहे हैं तो इसमें उपसर्ग क्या है? यथा। जैसे हमने कहा, देखिए पराजय, पराजय, तो इसमें उपसर्ग क्या है? परा। जिसमें उपसर्ग लगा वो अव्ययीभाव। पराजय, क्या परा से आप दूसरा शब्द बना सकते हो? अगर दूसरा शब्द बना लोगे तो अव्ययीभाव। पराभव, पराभव बना कि नहीं? तो आपको प्रथम पद से अगर आप दो शब्द बना लेते हैं तो आपका अव्ययीभाव समास और उपसर्ग भी लगेगा। जैसे हमने कहा प्रतिदिन, देखो प्रति, अच्छा जैसे हमने कहा प्रत्येक, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। कैसे? देखो अगर कभी ऐसे आते हैं, प्रत्येक जैसे आया या हमारा अभ्युदय आया, ठीक, या आपका जो है, देखिए अब क्या होता है इन सब में जो है कैसे उपसर्ग आप लगाओगे। ये आधाता है आप पूराता बना लीजिए, ये आधा भा है आप पूरा भा बना लीजिए, ठीक। अब इसमें छोटी की मात्रा लगा दीजिए। अब जो पहला है शब्द उसको ऐसे लगा दीजिए, जो पहला अक्षर है उसको ऐसे लगा दीजिए। ये आपका उपसर्ग बनके तैयार हो गया। जब आधा अक्षर वाला उपसर्ग कोई पूछा जाता है तो आप ऐसे उपसर्ग लगाएंगे। तो प्रथम पद से आप एक से अधिक शब्द बना दें तो वहां पर आपका जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जिसमें उपसर्ग लगा हो वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे और भी उदाहरण मैं दे सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा, ठीक, निर्धन, निर्भय, देखो निर उपसर्ग लगा है, देखो निर उपसर्ग। ये निर्धन जो है आपकी जो विसर्ग संधि है, ये जो है ये रा, जब हम निर्धन को तोड़ेंगे तो ये नी हो जाएगा, ये रा जो है विसर्ग में लग जाएगा और बचेगा धन, ठीक। ये जो विसर्ग ही आधा रा है, तो निर्धन में निरुपसर्ग, निर्भय में निरुपसर्ग, जिसमें उपसर्ग लगा हो या प्रथम पद से आप एक से अधिक शब्द बना दें तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। अव्ययीभाव समास के जो है और जो दूसरे रूप हैं, वो अगर आपको अपवाद पूछ लिया गया तब आप क्या करेंगे उसको भी देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। अव्ययीभाव समास अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा तो आप कैसे बताओगे? देखो अगर देखिए एक दो उदाहरण ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूजन करेंगे। देखो बीच में डैश, जैसे हमने कहा साफ, साफ, जैसे हमने कहा धीरे, धीरे, जैसे हमने कहा घर, घर। अब बीच में डैश है तो आप द्वंद्व समास चले जाओगे? नहीं, बीच में डैश हो प्लस जो विलोम शब्द हो, विपरीतार्थक शब्द हो, तब द्वंद्व जाएगा। देखो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जब डैश डैश बीच में हो और दोनों तरफ सेम हो, बीच में डैश हो, साफ इधर साफ इधर, दोनों तरफ सेम शब्द हो तो वो भी अव्ययीभाव समास में जाएगा। ध्यान रखना, बीच में डैश हो, दोनों तरफ सेम हो, सेम वर्ड हो, वो भी अव्ययीभाव समास में जाएगा। इसको भी आप जो है ध्यान रखना। अब आपको हम बताते हैं नंबर 5 कर्मधारय समास। आइए कर्मधारय समास पे चलते हैं। कर्मधारय समास पे आपको ले चलते हैं। कर्मधारय समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्मधारय समास इतना सरल है कुछ कहने के नहीं, बहुत ही सरल है कर्मधारय समास, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास मतलब कर्म, कर्म को धारण करना,
अच्छे कर्म चाहे धारण करो चाहे बुरे कर्म धारण करो, सब वो कर्मधारय समास में जाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। ये जो प्रथम पद होता है ये विशेषण होता है और द्वितीय पद होता है ये विशेष होता है। प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष। पुराने वीडियो पढ़े हैं विशेषण और विशेष, उसको आप पढ़ लो, ज्यादा बेटर समझना चाहते हो। मतलब ये कैसा है, ये वाला पद कैसा है ये बताता है, ये पद इसको बताता है कि तुम कैसे हो। जैसे हमने कहा कि नीलाकाश, नीलाकाश, नीला आकाश, इसको तोड़ेंगे तो आएगा नीला आकाश। अब आकाश कैसा है, नीला है, इसकी विशेषता क्या है, नीला है। तो ये प्रथम पद ये विशेषण हो गया और ये विशेषी हो गया। जब विशेष की विशेषता बताता है जो शब्द, वहां पर आपको जो है कर्मधारय होगा। प्रथम पद अगर विशेषण है और द्वितीय पद अगर विशेष है तो वहां पर कर्मधारय होगा। जितने भी रंग हैं सब विशेषण में जाएंगे, जितने भी रंग हैं सब विशेषण में जाएंगे। हरा, नीला, काला, पीला, आसमानी, बैंगनी, सफेद, सब विशेषण में जाएंगे। जैसे हमने कहा श्वेत पत्र, तो पत्र कैसा है, श्वेत है, तो पत्र की विशेषता क्या है, सफेद। ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। इसका गुण क्या है पत्र का, वो सफेद है। जैसे हमने कहा महात्मा, महात्मा, इसको तोड़ो, महान आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है। आत्मा का गुण क्या है, महान है। तो महान एक जो है गुण हो गया, महान एक विशेषण हो गया, प्रथम पद विशेषण होगा तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। और भी देख लीजिए, अधपका, अधपका, पका कितना है, अध मतलब आधा। संख्यावाची विशेषण होता है, निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो जब कोई संख्या आ जाएगी तो वहां पर भी आपका जो है विशेषण होगा और दूसरा पद यहाँ पर विशेषी है, दूसरा पद यहाँ पर विशेषी है। इस प्रकार जो है आप कर्मधारय समास को पहचानोगे कि प्रथम पद अगर विशेषण का बोध करा रहा है और दूसरा विशेष का बोध करा रहा है तो वहां पर जो है कर्मधारय समास होगा। और उदाहरण देख लो, और बहुत सारे जो है इसके उदाहरण है, देख लो। जैसे हमने कहा सुहासिनी, सुहासिनी, अगर इसको तोड़ेंगे, सु मिस होता है सुंदर और हासिनी मिस होता है हंसी। तो हंसी कैसी है, सुंदर, ये गुण है। तो जब प्रथम पद गुण आएगा तो आपका जो है कर्मधारय समास में जाएगा। ठीक, बहुत सारे ऐसे जो है उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा लाल मणि, लाल मणि, मणि कैसी है, लाल है। मणि की क्वालिटी क्या है, विशेषण क्या है, लाल है। मणि की विशेषता क्या है, लाल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आप जो है कर्मधारय समास को पहचानोगे। इस प्रकार ये सारे समास। अब जो बचा है वो बचा है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास जब तक आपको कारक का बोध नहीं होगा, विभक्तियों का बोध नहीं होगा, तब तक तत्पुरुष समास आप नहीं पहचान पाएंगे। तत्पुरुष समास मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कारक और तत्पुरुष समास मैं साथ साथ देकर के चलूंगा। अब देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कंफ्यूजन बना रहता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कंफ्यूजन बना रहता है जो दो दो समास के उदाहरण बन सकते हैं। उन कंफ्यूजन वाले प्रश्नों को आप देख लो। जैसे आ गया नीलकंठ, कौन सा समास है। तो सबसे पहले मैंने कहा था अगर कोई समास आता है तो आप चेक करेंगे क्या बहुब्रीहि समास है। तो नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका होता है, शंकर जी का। तो यहां पर क्या हो गया, हमें जब नया अर्थ, हमने कहा था जब नया अर्थ पता चले तो बहुब्रीहि समास होता है। तो ये आपका जो है बहुब्रीहि समास नीलकंठ हो गया। अब ध्यान रखना, और ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, ध्यान रखना। और ये आपका कंठ के कैसा है, नीला। नीला क्या है, गुण है, विशेषण है। तो जब प्रथम पद विशेषण हो दूसरा विशेष हो तो क्या हो जाता है, कर्मधारय, कर्मधारय हो जाता है। तो ये कर्मधारय भी है, ये बहुब्रीहि भी है। अगर दोनों ऑप्शन आपको जो है साथ में मिलते हैं
तो आप बहुब्री को सही मानेंगे, क्योंकि पहला आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या बहुब्री समास है कि नहीं है। एक क्वेश्चन आता है पंचवटी। पंचवटी कौन सा समास है? ऑप्शन में आपको बहुब्री भी मिलेगा और ऑप्शन में आपको द्विगु भी मिलेगा, तो आप बहुब्री पे लगाएंगे। पंचवटी 5 वटियों को समूह जो होता है, जहां पे सीता जी रखी गई थी, अर्थ वो उसके हिसाब से बहुब्री होता है, और 5 वट का समूह जिसे कहते हैं उसके हिसाब से द्विगु भी होगा, तो आप इसमें बहुब्री लगाएंगे। जैसा ऑप्शन मिले वैसा काम आप करेंगे। इसी तरह जैसे हमने कहा पीतांबर, पीलांबर किसका है? विष्णु जी का है। नया अर्थ मिला तो ये हो जाएगा आपका, जब नया अर्थ मिलता है तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। और पीतांबर, पीला अंबर, तो अंबर कैसा है? पीला है, तो ये विशेषण है, तो इस तरह ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ये आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप जो है पहले कोई भी समास आएगा आप बहुब्रीहि समास को प्रायोरिटी देंगे। बहुब्रीहि समास आप पहले लगाएंगे, बिना बहुब्रीहि समास के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी समास आता है सबसे पहले आप चेक करेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता। तत्पुरुष समास में कल बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, ये यूपीएसआई के लिए बहुत ही ऑथेंटिक जो है क्लास है। इसके अलावा आप ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इतना करिएगा, आपके पास कोई समास की प्रैक्टिस सेट पड़ा हो, कोई बुक पड़ा हो, उसमें आप उसको जो है मिलाइएगा, चेक करिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। इसी मेथड के आधार पर 100 में कम से कम 90 सही होंगे समास के। आप तब जो है हमें आप कॉल करिएगा, क्या मैंने सही पढ़ाया? ये नंबर मेरा है 7379823368। अगर आपको 7379823368 अगर आपको सही समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर समझ में आया है, तो मैं आगे भी कंटिन्यू से रखूंगा। और मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई जूनियर शिक्षक भर्ती हिंदी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, या कोई अन्य एग्जाम यूपीपी, लेखपाल के लिए, अगर आपको हिंदी का मैटर चाहिए तो हमारे पास एक हमारी खुद की जो है बुक है, ठीक है, जो हिंदी स्पेशल बुक है, जिसमें 42 चैप्टरों का समावेश किया गया है, और जिसमें मैं आपको जो है समास का टॉपिक मैं दिखाता हूँ, समास में किस प्रकार जो है कराया गया है। देखिए, एक एक समास के कितने उदाहरण दिए गए हैं, एक एक समास के बहुत सारे उदाहरण दिए गए। इन समास के उदाहरणों से कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इसी से आएगा, एक भी क्वेश्चन समास से बाहर से नहीं जाएगा। इसी तरह हर चैप्टर का समावेश किया गया है, हैंड राइटिंग में है। अगर आपको इस बुक की आवश्यकता है, जो अच्छा करना चाहता है, तो 7379823368 पे कॉल कर सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।